मेघालय यानी बादलों का निवास। यह एक उत्तर पूर्व में यानी नॉर्थ ईस्ट में स्थित एक पर्वतीय प्रदेश है। यह नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर में से एक राज्य है। मेघालय समुद्र तल से 1496 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। मेघालय में घाटियां, पठार और ऊंची नीची जमीन वाले इलाके हैं। मेघालय में कई नदियां हैं जो बरसात पर निर्भर करती हैं। यहाँ पर बोले जाने वाली प्रमुख भाषाएं गारो, खासी, जैंतिया और अंग्रेजी हैं। मेघालय को भारत का सबसे ज्यादा बारिश वाले स्थानों में से एक माना जाता है। यह अपने पहाड़ों, झरना, चोटियां और गुफाओं के लिए जाना जाता है। पूर्व खासी जिले में चेरापूंजी अपने लिविंग रूट ब्रिज के लिए विश्वविख्यात है। वैसे तो मेघालय आप कभी भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट सीजन सितंबर और अक्टूबर है। हाय दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे इस मेघालय के ब्लॉग में। और आज हम करेंगे मेघालय को एक्सप्लोर। मेघालय एक्सप्लोर करने के लिए आपको आना होगा गुवाहाटी, चाहे आप प्लेन से आए चाहे ट्रेन से। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के बराबर में ही है पल्टन बाजार। बस यहाँ से आपको सीधे शिलोंग के लिए मिल जाएगी। अगर बस का टाइमिंग नहीं है तो आप शेयर टैक्सी से शिलोंग पहुंच जाएंगे। यहाँ से शेयर टैक्सी का किराया 500 और बस का किराया 250। मेघालय एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ कई साधन हैं। इसमें MTDC की बस, स्कूटी और काली पीली टैक्सी। मेरी ये ट्रिप स्कूटी से होने वाली है, तो इसलिए मैंने ये 600 पर डे के हिसाब से स्कूटी हायर कर ली। और अर्ली मॉर्निंग स्कूटी ड्राइव करके मैं आ गया लैथलम कैनियन। यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं है, केवल स्कूटी पार्किंग 20 रुपीज। लैथलम कैनियन शिलोंग घूमने के लिए एक आदर्श स्थान है। इसमें आप लुभावनी घाटियाँ और खड़ी घुमावदार सीढ़ियों को देख सकते हैं जो नीचे हरी भरी घाटियों तक जाती हैं। लैथलम घाटी एक ऐसी जगह है जहाँ से मेघालय के विशाल हरे भरे आकर्षक नज़ारे को देखा जा सकता है। लैथलम का मतलब होता है पहाड़ियों का अंत। लैथलम कैनियन को एक्सप्लोर करने के बाद जब हम रास्ते में जा रहे थे तो हमें एक बोर्ड दिखाई दिया जहाँ लिखा हुआ था उमखोई कैनियन एंड कलिप्टन लेक। तो फिर हम शिलोंग पीक से जाने से पहले इधर मुड़ लिए और हम पहुंच गए कलिंगटन लेक। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ उमखोई कैनियन एंड कलिंगटन लेक। उमखोई का ये रियल व्यू है। हाय, छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है। 50 रुपए की एंट्री फीस देके हम पहुंच गए शिलोंग पीक। और यहाँ से जो नज़ारा था शिलोंग का बहुत ही खूबसूरत था। ऐसे ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आप भी यहाँ फोटोग्राफ करते हैं। क्या दिख रहा है बेटा? देखो 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 क्या हुआ। अच्छा देखो, मेघालय और मेघों का बारिश ना हो मेघों से। शिलोंग पीक से 9 किलोमीटर ट्रेवल करके मैं पहुंच गया एलिफेंट वाटरफॉल। एलिफेंट वाटरफॉल के पास ही बहुत सारे सोविनार की शॉप थी जहां से आप कोई भी सोविनार खरीद सकते हैं। फोटो क्लिक करा सकते हैं। खासी अटायर। एलिफेंट फॉल्स का नाम एक हाथी के आकार वाली चट्टान के नाम पर अंग्रेजों ने रखा था, जो कि 100 साल पहले भूकंप में नष्ट हो गई थी। यह झरना 3 स्तरों पर गिरता है। यहाँ ठंडे पानी की फुहारों और प्रवाह की गड़गड़ाहट की आवाज को महसूस किया जा सकता है। इस समय हम आ गए लेडी हाइड्री पार्क। इसका नाम असम के राज्यपाल की पत्नी लेडी हाइड्री के नाम पर रखा गया। इसे जापानी शैली के बगीचे के रूप में बनाया गया है।
ऑर्किड और रोडेंड्रॉन के आकर्षक संग्रह के साथ खूबसूरती से तैयार किए गए लॉन देख सकते हैं। बच्चों के एम्यूजमेंट के लिए झूले और स्लाइडर है। यह पार्क फोटोग्राफी के लिए एक अच्छी जगह है। 2 किलोमीटर स्कूटी ड्राइव करके हम आ गए वार्स लेक। यहाँ की एंट्री फीस 20 रुपये है, पार्किंग फ्री। वार्स लेक शिलांग के लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। इसे अवश्य देखना चाहिए। इसे पोलक झील के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 100 साल पुरानी झील है। इस झील की स्थापना की योजना असम के तत्कालीन मुख्य आयुक्त सर विलियम वार्ड्स ने की थी। यह स्थान भी फोटोग्राफी के लिए अच्छा है। बोटिंग के लिए 250 रुपये देकर 30 मिनट बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। शिलांग से उत्तर दिशा में लगभग 15 किलोमीटर स्कूटी ड्राइव करके मैं आ गया उमियम लेक। यह एक झील है। इसे 12 पानी झील भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1960 में उमियम नदी पर बांध बनाकर किया था। झील और बांध 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह वाटर स्पोर्ट्स और स्पीड बोटिंग का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर 150 रुपये में एनाकोंडा बोट और 200 रुपये में स्पीड बोट का आनंद लिया जा सकता है। और हमारे बीच में स्पीड से चलती हुई बोट वाकई में बहुत औसम हो जाता है। उमियम लेक मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ सबको आना चाहिए। उमियम लेक विजिट करके मैं आ गया और रात भर स्टे करने के बाद अर्ली मॉर्निंग में निकल गया चेरापूंजी के लिए। शिलांग से 1.5 घंटे स्कूटी ड्राइव करके हम पहुंच गए मॉकडॉक डिम्पम वैली। ये एक ऐसी जगह है जहां आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहां आपको हरियाली, लुढ़कती पहाड़ियां और घुमावदार नदियों का शानदार नज़ारा मिलेगा। फॉग की वजह से वैली में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वैली में करीब 200-250 सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद मैं पहुंच गया एक वाटरफॉल पर, और इस वाटरफॉल का नाम है समसूरी वाटरफॉल। काफ़ी ऊंचाई से पानी गिर रहा था और यहाँ का जो दृश्य था बहुत ही आकर्षक था। इस वाटरफॉल में एक पूल भी है, तो यहाँ आप स्विमिंग का भी मजा ले सकते हैं। वाटरफॉल्स को खासी में छायद बोलते हैं। यहाँ पर 15 से 20 मिनट स्पेंड करके मैं निकल लिया अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। यहाँ पर भी खासी ट्रेडिशनल ड्रेसेस में फोटो कराने के लिए ड्रेसेस रेंट पर मिलती हैं, तो 100 रुपये दे के यहाँ ये ड्रेस लेकर हम फोटो शूट करा सकते हैं। डिम्पम वैली के बिल्कुल बराबर में ही जिप लाइन एक्टिविटी सेंटर है। यहाँ पर आप जिप लाइन कर सकते हैं। यहाँ पर 1 किलोमीटर लंबी जिप लाइन की कॉस्ट लगभग 1500 रुपये है, जबकि 1000 रुपये में 300 मीटर का आना जाना कराते हैं। वैली में बहुत धुंध थी, इसलिए मैंने जिप लाइन नहीं की। थोड़ा कॉस्टली भी थी और धुंध की वजह से वीडियो क्लियर नहीं आती। यहाँ से 10 मिनट ड्राइव करके मैं पहुँच गया वाशोरा व्यू पॉइंट। वैली व्यू पॉइंट है। यहाँ पर भी डिम्पम वैली की तरह बहुत धुंध थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर भी वैली व्यू पॉइंट था, तो यहाँ से रोड साइड का व्यू बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। यहाँ से 10 मिनट स्कूटी ड्राइव करके मैं पहुंच गया उमस्टे व्यू पॉइंट। 20 रुपए की एंट्री फीस देकर एंट्री की। यहाँ से वाह कावा वाटरफॉल ऊपर से नीचे तक गिरता दिखाई दे रहा था, और वैली में आवाज भी आ रही थी झरने की। थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद करीब 5 बजे हम पहुंच गए वाहकावा फॉल्स। यहाँ पर वाटरफॉल की विशेषता यह है कि हम जहाँ खड़े होते हैं ये वहीं से नीचे गिरता दिखाई देता है।
और यह वाटरफॉल सोहरा वैली में गिरता है। वाटरफॉल के पानी के गिरने की आवाज दूर तक सुनाई देती है। वह का वो वाटरफॉल एक्सप्लोर करते करते अंधेरा होने लगा था। चेरापूंजी में सूरज जल्दी ढल जाता है। शिलोंग से चेरापूंजी जाते समय ये सारे पॉइंट कवर कर सकते हैं। लगभग रात हो चुकी थी, हमको भूख भी लग रही थी, तो हम पहुंच गए सोहरा से 1 किलोमीटर पहले ऑरेंज रूट प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। सोहरा में प्योर वेज रेस्टोरेंट के ऑप्शन ना के बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर भीड़ अधिक होती है। आज का स्टे हमारा सोहरा में रहेगा और कल करेंगे हम सोहरा को एक्सप्लोर। आज सुबह हम जल्दी ही निकल लिए साइट सीन के लिए और हम सबसे पहले यहाँ पॉइंट पर आ गए न्हा शिंग टिआंग, यानी ये एक 7 खंडों वाला वाटरफॉल है। इसे 7 सिस्टर फॉल्स या मॉसवाई फॉल्स के नाम से जानते हैं। यह झरना खासी पहाड़ियों की चट्टानों से 315 मीटर यानी 1033 फीट ऊंचाई से गिरता है। इसकी औसत चौड़ाई 70 मीटर यानी 230 फीट है। यह वाटरफॉल मानसून में अपने विकराल रूप में होता है। यहाँ पे 7 खंडों में पानी गिरता है। ये डबल ड्राइव वाटरफॉल जाने के लिए इसका रास्ता बनाया गया है और नया खुला है स्पॉट, तो यहाँ अभी ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। डबल ड्राइव और यहाँ पॉन्ड भी है और वाटर का यहाँ पे स्टोरेज है और काफ़ी खूबसूरत लगा मेरे को। तो ये बहुत ऊंचाई से गिर रहा है और इसके चारों तरफ ये वैली बनी हुई है लश ग्रीन। 8 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद मैं पहुंच गया वाहरू आर्क ब्रिज। यह भारत का सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज है। 169 मीटर लंबा यह पुल भोलागंज और सोहवार को पूर्व खासी हिल्स में नोंगजरी से जोड़ता है। यह वाहरू नदी पर बना है। यह नदी अपने क्रिस्टल क्लियर वाटर के लिए जानी जाती है। यहाँ पर कैंपिंग, काइकिंग और बोटिंग की जाती है। तो फाइनली मैं ब्रिज के नीचे आ चुका हूँ और ये है डूबा रिवर और यहाँ से आप देख रहे हैं ये इसके ऊपर जो वाहरू ब्रिज है इसका काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से देखिए, वाह ऑसम। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर से ब्रिज दिखाया था, अब मैं आपको रिवर साइड से ये ब्रिज दिखा रहा हूँ। Have you catch any fish? No. Must visit place जरूर आइए। तो फॉल देखने हो तो चेरापूंजी आइए। वाटरफॉल अमेजिंग। इस समय मैं किनरेम फॉल्स पर हूँ। यह चेरापूंजी के थांगकरंग पार्क में स्थित है। यह भारत का 7वां सबसे ऊंचा झरना है। यहाँ पर 1001 फीट ऊंचाई से पानी गिरता है। ऊपर से 3 धाराएं गिरती हैं जो बाद में नीचे आके एक बड़ी धारा बनाती हैं। किनरेम वाटरफॉल की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर ऑन रोड वाटरफॉल है। ना तो सीढ़ियाँ चढ़नी है ना उतरनी है, एकदम मस्त व्यू। यहाँ से एक रास्ता है वाटरफॉल के थोड़ा सा नज़दीक जाने के लिए, जहाँ से आप इसको और नज़दीक से अपनी फोटो क्लिक करा सकते हैं। यह मोट पलंग पार्क है और यहाँ से बांग्लादेश का व्यू काफी सुंदर दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर इतनी धुंध थी कि वैली में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ धुंध ही धुंध। अगर धुंध ना होती तो यहाँ का व्यू कुछ इस तरह होता, लेकिन ये व्यू हम नहीं देख पाए। और यहाँ से फिर हम पहुंच लिए मौसमी केव और यहाँ पर 10 रुपए की बाइक पार्किंग देके हमने इसमें एंटर कर लिया। मौसमी केव की एंट्री फीस 30 रुपीज और टाइमिंग सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक। कुछ स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, चलते हैं अंदर केव से, चलते हैं रक्स के अंदर, इस केव के अंदर चलते हैं। मैं आ गया केव के मेन एंट्रेंस पे, तो हम चलते हैं केव के। ये जो केव्स हैं ये नेचुरल केव्स हैं और हजारों साल से ऐसी हैं। इनमें कुछ बनाया नहीं गया अपने आप,
जो नेचुरली बनी हुई है। कि इसके अंदर धुंधला हो चुका है बिल्कुल। और ये जो केव है मेरे को एक बहुत छोटा सा सकरा रास्ता हो गया, यहाँ से जो है मेरे को झुक के निकलना पड़ेगा। ओ यार मैं निकल जाऊंगा, फंस जाऊंगा इसमें। देखो मौसमी केव को एक्सप्लोर करने के बाद मैं पहुंच गया नौकालीखाई वाटरफॉल। नौकालीखाई फॉल की जो एंट्री फीस है वो 50 रुपीज पर हेड है। सेल्फी पॉइंट है यहाँ से नौकालीखाई फॉल्स का। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ नौकालीखाई वाटरफॉल। यहाँ पर धुंध बहुत है, देखते हैं व्यू मिलता है नहीं मिलता, क्या व्यू मिलता है। वैली में बहुत धुंध थी, इसलिए वाटरफॉल कहीं दिखाई नहीं दिया, चारों तरफ धुंधी धुंध। अगर वैली में फॉग नहीं होता तो ये वाला व्यू हमें दिखाई देता, लेकिन हम ये व्यू नहीं देख पाए। फिलहाल आ गया यहाँ पर आरवा केव। अरवा केव की एंट्री फीस 50 रुपीज पर पर्सन है। अरवा केव की पैदल यात्रा बहुत मनोरम है। अरवा गुफा अपने जीवाश्मों के लिए जानी जाती है। गुफा के अंदरूनी हिस्सों में, खासकर गुफा के अंत में, जीवाश्म देखे जा सकते हैं। गुफा की लाइमस्टोन दीवारों पर इन जीवाश्मों को देखा जा सकता है। इन जीवाश्मों में क्रस्टेशियन के गोले और मछली की हड्डियां शामिल हैं। गुफा के अंदर पानी की धाराएं सैकड़ों सदियों से बह रही हैं। यह एक भूल भुलैया है जहां हम 1 मिनट में नीचे चल रहे हैं और अगले मिनट में ऊंची गुफा की छत के नीचे चल रहे हैं। यहाँ आप केव के अंदर आ चुके हैं और ये देखिए यहाँ पर विजिबिलिटी कम है तो शूटिंग में, वीडियो में दिक्कत आ रही है। ये देखिए यहाँ पानी आ रहा है केव में, रिस और ये यहाँ से इधर बह के जा रहा है केव। इन रॉक्स पर फॉसिल्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, उनके पास ले जाके। ये देखिए और भी फॉसिल्स हैं, यहाँ देख सकते हैं ये फॉसिल्स हैं, कोई बने हुए निशान से इसमें बहुत सारे। यही वो फॉसिल्स हैं जिनको हम क्रस्टेशियन के गोले और मछली की हड्डी कहते हैं। ये मछली के शेप के जो आकार है, यही फॉसिल्स है, जीवाश्म है। अब हम इस पॉइंट से आगे नहीं जा सकते। क्या जबरदस्त बादल नीचे से उठ रहे हैं और पहाड़ के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और वह केव से 9 किलोमीटर ड्राइव करके मैं आ गया 10th रेन ये इधर से वाटरफॉल। पानी आ रहा है और ये इधर वाटरफॉल बना रहा है। देखिए अमेजिंग, काश देखिए ये गिरा। मैं करीब 5 बजे यहाँ पहुंचा था, तो बिल्कुल इवनिंग टाइम में विजिट किया मैंने इसको। यहाँ पर सनसेट का व्यू ऑसम होता है। ये कहिए देखते रहिए जब तक। इस तरह मेघालय ट्रिप का 3रा दिन हमारा कंप्लीट हुआ। आज भी हम सौरा में, और आज हम जा रहे हैं तिरना गांव में। यह पूर्व खासी हिल्स का एक गांव है और यहाँ से करेंगे हम एक रोमांचकारी ट्रैक। यह ट्रैक बहुत ही रोमांचकारी होने वाला है। तिरना विलेज से डोंगरगैट विलेज तक 3 किलोमीटर ट्रैकिंग करके डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज तक पहुंचा जाता है। डबल डेकर ब्रिज को उमशांग रूट ब्रिज भी कहते हैं। यह लगभग 500 साल से जीवित है। इसके चुनौती और कठिन रास्ते में एक साइड से 3500 सीढ़ियां चढ़ना और उतरना है। इस ट्रैक को आरंभ करने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहले जल्दी से जल्दी यह ट्रैक सुबह 8 बजे तक शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि यह राउंड ट्रिप 6 से 8 घंटे तक की हो सकती है और यह बात आपके स्टेमिना पर निर्भर करेगी। 85 kg प्लस वालों को 1-2 घंटा ज्यादा लग सकता है। दूसरा, कंफर्टेबल स्पोर्ट्स शूज पहने, लाइट वेट हो और अपने साथ कुछ स्नैक्स और वाटर बोतल
एनर्जी ड्रिंक्स भी लेकर चलें। और तीसरा, सांस फूलने पर ब्रेक ले लेकर ट्रैक करें। यहाँ 700 रुपये में गाइड मिल सकता है और यह ट्रैक आप बिना गाइड के भी पूरा कर सकते हैं। मेरी लाइफ का एक रोमांचकारी ट्रैक शुरू हो चुका था और स्टेप बाय स्टेप मैं सीढ़ियां नीचे उतर रहा था। 35-40 मिनट बाद सीढ़ियां उतरने के बाद मैं पहुंच गया तिरना गांव में, और यही है सिंगल टेकर ब्रिज, जो कि भारत का सबसे लंबा लिविंग रूट ब्रिज है। 30 रुपए की एंट्री फीस देकर हम पहुंच गए अभी थोड़ा सा लॉन्ग लिविंग रूट ब्रिज। इस ब्रिज को रैंगथिलियांग रूट ब्रिज भी कहते हैं। इसकी लंबाई 50 मीटर लगभग 160 फीट है और यह ग्राउंड से 30 मीटर ऊपर यानी 98 फीट ऊंचा है। यह लिविंग रूट ब्रिज रैंगथिलियांग से शुरू होता है और माओ की नोड को जोड़ता है। ये लिविंग रूट रबर ट्री की होती हैं और इन्हीं पेड़ की जड़ से ये ब्रिज तैयार किया गया है। 2 पेड़ों की रूट्स आपस में जोड़ के ये ब्रिज तैयार किया गया है। देखिए आप किस तरह इनकी जड़ें जो हैं एक जगह से दूसरे पेड़ तक जाती हैं और ये ब्रिज तैयार करती हैं। दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हूँ लॉन्गेस्ट लिविंग रूट ब्रिज पर। प्रकृति के इतने सुंदर नजारे को देखने के बाद मैं चल दिया डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज की ओर। यहाँ से अप स्टेयर्स शुरू हो चुकी थी, यानी सीढ़ियां चढ़ना अब शुरू हो चुका था। रास्ते में एक स्टील रोड सस्पेंशन ब्रिज मिला। यह सस्पेंशन ब्रिज डराने वाला था। लाइफ में ऐसे एडवेंचर ट्रैक का भी एक्सपीरियंस करना चाहिए और यह ट्रैक मेरे लिए यादगार रहेगा, क्योंकि मैं 90 किलो वजन के साथ इस ट्रैक को कर रहा था। ये जो पानी है ये पहाड़ों के अंदर से रिस रहा है, जबकि ऊपर से कोई पानी नहीं आ रहा, कहीं से कोई पानी नहीं आ रहा ऊपर से, लेकिन ये अंदर से रिस रहा है। दैट्स अमेजिंग। समय मैं हूँ नोंगरियाट आयरन रॉड हैंगिंग ब्रिज। ऐसे ब्रिज ट्रैक को और रोमांचकारी बनाते हैं। जब हम इस ब्रिज पर चलते हैं तो ये ब्रिज हिलता है, थोड़ा सा डर भी लगता है। इस ब्रिज के दोनों तरफ का व्यू बहुत ही औसम था। यहाँ पर वेज और नॉन वेज खाने के साथ आप स्टे कर सकते हैं। जो टूरिस्ट लेट ट्रैक शुरू करते हैं तो वो यहाँ रात को स्टे करके दूसरे दिन ट्रैक पूरा करते हैं। सिंगल डेकर ब्रिज से 1.5 घंटे का ट्रैक करके मैं पहुंच गया डबल डेकर ब्रिज और 50 रुपए की टिकट लेकर मैंने कर ली एंट्री। ट्रैकिंग के समय बैम्बू स्टिक जरूर रखनी चाहिए, ये बहुत हेल्प करती है, ये ट्रैक को बहुत आसान बनाती है। डबल डेकर रूट ब्रिज को उमशियांग रूट ब्रिज भी कहते हैं। यह अपनी अनूठी डबल डेकर संरचना के कारण मेघालय की सबसे प्रसिद्ध जीवित रूट ब्रिज है। यहाँ जीवित जड़ों की 2 अलग अलग परतें आपस में जुड़कर एक मजबूत पुल बनाती हैं। देखिए यहाँ पर एक तीसरे डेकर की भी यानी 3rd फ्लोर की भी तैयारी चल रही है। यहाँ पर एक छोटा सा पॉन्ड है, तो इसमें फिश पेडिक्योर ले सकते हैं। रेनबो वाटरफॉल जा रहे हैं, तो ये जो है एक और सस्पेंशन ब्रिज पड़ा है, ये भी काफ़ी खूबसूरत है। ऐसे ब्रिजेस आपको सिर्फ चेरापूंजी में मिलेगी ये लोकेशन। बहुत एडवेंचर रास्ते हैं और ऐसे एडवेंचर रास्ते सिर्फ आपको चेरापूंजी में मिलेंगे। ये देखिए लिविंग रूट ब्रिज और स्टील सस्पेंशन ब्रिज और ये ऊंचे ऊंचे पेड़, वाह क्या वाह। ये देखिए किस तरह एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं ये पेड़। चलते चलते पहुंचेंगे हम रेनबो वाटरफॉल। ये देखिए वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त औसम व्यू। 4 घंटे के ट्रैक के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ और यहाँ इसमें रेनबो बन रहा है। हो सकता है वीडियो में विजिबल ना हो। और एक और बात,
कम से कम मैं 200 या 150 मीटर दूर हूँ वाटरफॉल से, और उसकी जो है फुहार मुझे महसूस हो रही है। वाकई में ऑसम, जबरदस्त। चलते हैं, आपको नीचे से देखते हैं। यूं तो रेनबो बनाने वाले बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, लेकिन भारत में चेरापूंजी का रेनबो वाटरफॉल अपने कठिन रास्तों के ट्रैक के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। ट्रैक कठिन है लेकिन वर्थफुल है, यहाँ जरूर आना चाहिए। पानी आ रहा है, ये एकदम मिनरल वाटर है। डबल टेकर और रेनबो वाटरफॉल के बीच में ये ब्लू लगून पड़ता है। यहाँ पर ये जो EI वाटरफॉल है, ये एक ब्लू लगून बनाता है। इसका डीप ब्लू वाटर बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है और बहुत ही ऑसम लगता है। शुरू में तो मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर मैं फ्लोट करने लगा। मैं ट्रैक करके थक चुका था, तो मैंने यहाँ करीब 45 मिनट स्विमिंग का मजा लिया और यहाँ पर अपनी थकान दूर की। ऐसा लग रहा था कि बस इसी पूल में पड़े रहो, एकदम नीट क्लीन वाटर और कूल। मेरी वापसी शुरू हो चुकी थी और सीढ़ियाँ चढ़ने का टाइम आ गया था। मैंने ये थकान भरा ट्रैक 7 घंटे में कंप्लीट किया। रात को सोहरा में स्टे करने के बाद अर्ली मॉर्निंग में निकल लिया डाउकी के लिए, और डाउकी से पहले हम रास्ते में वाकिन गांव में करेंगे बैम्बू ट्रैक। मावरिंग खांग ट्रैक नॉर्थ ईस्ट में मेघालय के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इसका एक कारण यह भी है कि यह लगभग 3.5 किलोमीटर लंबा रास्ता ईस्ट खासी हिल्स जिले के हरे भरे जंगलों से गुजरता है और 100 मीटर ऊंचे यू मावरिंग खांग तक पहुंचता है, जो एक चमत्कारी चट्टान है। इस चमकती हुई चट्टान को खासी लोक कथाओं में चट्टानों का राजा कहा जाता है। इस पहाड़ की चोटी पर लगा झंडा ट्रैक के शिखर बिंदु को दर्शाता है। 100 पर हेड, तो यहाँ जो एंट्री फीस है 100 पर हेड। चलते हैं। यहाँ से मार्विंग खांग चट्टान की दूरी अभी 1.27 किलोमीटर है और यह ट्रैक पहली बार 2016 में टूरिस्ट के लिए खोला गया था। यह रास्ता जो वाकिन गांव से शुरू होता है, हमें घाटियों, जंगल, झरनों, नदियों, खेतों और ऊंची पहाड़ियों के शानदार नजारों से होकर ले जाता है। इस ट्रैक के हर कदम पर रोमांच है और जंगलों के एडवेंचर से भरा है। इसके अलावा पास में ही रूट ब्रिज और झरने भी हैं, जो इस ट्रैक को भ्रमण के लिए आदर्श बनाते हैं। यहाँ पर नदी के दूसरी ओर जाने के लिए पहला बांस का पुल पार करेंगे। इसके बाद हम एक पहाड़ी के बगल में एक छोटी से बांस की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे और धीरे धीरे चलते चलते ट्रेल का असली रोमांच शुरू हो जाएगा। नदी को पार करने के लिए ये पहला बैम्बू से बना एक आर्क ब्रिज पड़ा है। इस ब्रिज के दोनों तरफ बैरिकेडिंग है, जो कि सुरक्षा को दर्शाता है। इस ट्रैक के रास्ते में ये पहला आयरन रॉड हैंगिंग ब्रिज पड़ा है और ये भी वारियो रिवर पर है। इसके चारों तरफ का नजारा औसम है। हैंगिंग सस्पेंशन ब्रिज पार करने के बाद हम एक पहाड़ी के बगल में एक छोटे से बांस की सीढ़ी पर चढ़ते हैं और ये जो बराबर में वाहरु नदी, इसके चमकते नीले पानी के कुंड ट्रैक करने वालों को आकर्षित करते हैं। ये है वो स्विमिंग पूल जो नेचुरल बना हुआ है नहाने के लिए इस वैली से। यहाँ भी बैम्बू ट्रैक से वारियो नदी और वैली का नजारा बहुत ही मनोरम होता है। यह खंड रोलर कोस्टर ट्रैक जैसा है। फर्क बस इतना है कि हम पैदल चल रहे हैं, किसी यांत्रिक झूले पर नहीं। यहां से मार्विंग खांग चट्टान की चढ़ाई एकदम 45 के एंगल पर है और ये जो है हमें रोमांच की ओर ले आ रही है।
खासी जनजाति के लोग बहुत कुशल हैं। पूरा रास्ता बांस की बेड़ियों से बनाया गया है। इसे एक साथ रखने के लिए बैत की रस्सियों की मदद ली गई है। ये बहुत ही मजबूत डिजाइन है। यहाँ के ब्रिज पर एक बार में केवल 5 लोगों को चलने की अनुमति दी गई है। हर कदम आगे बढ़ने के साथ हमारा दिल तेजी से धड़क रहा है। फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ बैम्बू ट्रैक के टॉप पॉइंट पर, और ये लास्ट पॉइंट है। और ये जो है यहाँ से वैली का चारों तरफ का नज़ारा दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक वैली वैली वैली। और मैं वैली के बीच में हूँ इसमें, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ में मैंने पहली बार किया है। अल्टीमेट एक्सपीरियंस और मस्ट विजिट प्लेस, यहाँ जरूर आना चाहिए। चेरापूंजी आए तो 2-2.5 घंटे का ट्रैक करके जरूर आना चाहिए। इस समय हम मावरिंग खान चट्टान के शिखर पर हैं और यहाँ से वैली का व्यू एकदम जबरदस्त औसम था। इस बड़ी चट्टान को मावरिंग खान चट्टान बोलते हैं और इसके ऊपर ये छोटी छोटी टूटी हुई शिलाएं, टूटी हुई चट्टान, इनको किंग्स ऑफ रॉक बोलते हैं। जैसा कि सोशल मीडिया समुदाय ने इसको सबसे डरावना ट्रैक करार दिया है, लेकिन यह मेरे लिए एक रोमांचकारी और मजेदार ट्रैक रहा। आज हम करेंगे टॉकी को एक्सप्लोर। अभी आगे जैंतिया हिल्स चलते आगे। ये वहाँ से मैं पार्किंग स्कूटी पार्क करके नीचे आ गया। ये जो है बाउंड्री है, सीमा है यहाँ की। ये पिलर नंबर है 12729S और ये बांग्लादेश। यहाँ से इस साइड जिधर मैं उल्ली साइड खड़ा हूँ ये तो है इंडिया, और वो जो है इस बोर्ड के उस साइड ये सब बांग्लादेश। ये जैसी सीट्स हैं ये बैठी हैं ये सारी बांग्लादेश की है, और ये सब इधर साइड जो बांग्लादेश है। इस वक्त अब हम आ चुके हैं ये उम्मनगॉट रिवर में और नौकायन करेंगे इस रिवर में। और यार क्या बात है, पानी है। ये रिवर जो है बांग्लादेश में जा रही है। यहाँ से 1831 में बना है ये, यानी अंग्रेजों का बनाया हुआ है ये मैं अब रिवर के बीच में हूँ इसमें, और यहाँ जो है बोटिंग चल रही है हमारी। और इस साइड जो है ईस्ट खासी हिल्स है, ये ईस्ट खासी हिल्स है, और इस साइड जो है हमारे जैंतिया हिल्स है। तो ये जो उम्मनगॉट रिवर है ये ईस्ट खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स को डिवाइड करती है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, मस्ट विजिट प्लेस है, आना चाहिए। यहाँ बोटिंग के साथ साथ कैंपिंग का भी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर कैंपिंग सर्द रातों में होती है। ये देखिए क्या पानी है, वाकई में क्लीनेस्ट रिवर इसको ऐसे ही नहीं कहते। ये है रिवर साइड के कैनियन, क्या वाकई में ऐसी व्यू बनाते हैं, ऑसम। दोस्तों इस समय मैं आ गया भारत बांग्लादेश मैत्री द्वार पर। बहुत अच्छी बात है कि आज हम बांग्लादेश बॉर्डर पे आ गए हम। यहाँ पर भारत का इमिग्रेशन ऑफिस है, बॉर्डर है, तो यहाँ आपके पास अगर पासपोर्ट और वीजा है तो यहाँ से भी आप बांग्लादेश विजिट कर सकते हैं। पिलर नंबर 1275 ये इंडिया और बांग्लादेश को यहाँ डिवाइड करता है। यह गांव उम्मनगॉट रिवर के क्रिस्टल क्लियर वाटर के लिए जाना जाता है। ये देखिए उम्मनगॉट रिवर का सस्पेंशन ब्रिज से व्यू देखिए। नीचे यहाँ कुछ नाव चल रही है और नाव के नीचे का पानी देखिए, वाह। यहाँ पर डॉकी से ज्यादा क्रिस्टल क्लियर पानी है। मुझे इस सस्पेंशन ब्रिज से नदी की तलहटी साफ दिखाई दे रही थी। जब ये ब्रिज हिलता है तो थोड़ा सा डर सा लगता है, लेकिन इसका रोमांच अलग होता है। यहाँ पर भी आप बोटिंग और काइकिंग का मजा ले सकते हैं। साथ में यहाँ कैंप के भी ऑप्शन है। यहाँ की कैंपिंग सारी दुनिया में जानी जाती है। यहाँ पर डॉकी से ज्यादा क्रिस्टल क्लियर पानी है, तो यहाँ पर बोटिंग और काइकिंग का मजा ही अलग होगा जब हम अपने नजदीक से रिवर की तलहटी को देखेंगे। बोटिंग और काइकिंग के लिए मैं शिनोब डैंग ब्रिज को
प्रिफर करूंगा। डाउकी से शिनाम पटांग विलेज की दूरी मात्र 9 किलोमीटर है। अब मैं यहाँ से निकल लिया एशिया के क्लीनेस्ट विलेज मावलिंग नोंग और इसी रास्ते में पड़ते हैं 2 वाटरफॉल, जिसमें पहला पड़ा उमक्रेम वाटरफॉल और इसका जो नाम है यहाँ पर उमक्रेम गांव के नाम से बना। ये एक छोटा सा वाटरफॉल है मगर है सुंदर। जब हम डाउकी से मावलिंग नोंग जाते हैं तो यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर की फेंसिंग पड़ती है। 10 मिनट स्कूटी ड्राइव करने के बाद मैं पहुंच गया बोर हिल वाटरफॉल। ये भी किंड्रोम वाटरफॉल की तरह रोड पर पड़ता है, तो इसको देखने में हमें कोई परेशानी नहीं हुई। ऑन रोड वाटरफॉल था लेकिन बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल, बहुत ऊंचाई से और काफी वाइड चौड़ाई में बहुत गिर रहा था ये वाटरफॉल। यहाँ पर ना तो कोई एंट्री फीस है ना ही पार्किंग फीस, तो इसको बड़े आराम से विजिट कर सकते हैं आप। और खूबसूरत रास्तों से होते हुए मैं पहुंच गया मावलिंग नोंग विलेज। ये वही विलेज है जिसको एशिया का क्लीनेस्ट विलेज का रिवॉर्ड मिला हुआ है। मावलिंग नोंग विलेज की एंट्री फीस है। यहाँ अगर आप एंट्री करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। दोस्तों मैं आप आ चुका हूँ मावलिंग नोंग विलेज। ये जो विलेज है ये एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है। साफ सफाई में रिवॉर्ड मिला हुआ है। यहाँ पर जो है नो एंट्री फॉर टूरिस्ट व्हीकल, टूरिस्ट के व्हीकल के लिए जो एंट्री है और हम पैदल ही विजिट करेंगे। चलते हैं इसके अंदर। एंट्री पॉइंट पर ही ये निपेंथीज के पौधे थे जो कि एक कीटबच्ची पौधे होते हैं। मावलिंग नोंग विलेज को गॉड्स ओन गार्डन भी बोलते हैं, यानी ईश्वर का खुद का बाग, क्योंकि ये जो बड़ा सुंदर है इसलिए इसको ईश्वर का खुद का बाग कहा गया है। ये यहाँ पर एक आर्क ब्रिज है जो बैम्बू का बना हुआ है। चढ़ते हैं इसके ऊपर, देखते हैं। और ये देखिए यहाँ की खूबसूरती बेमिसाल है। साफ सफाई और ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है। गंदगी नाम की कोई चीज नहीं है। पॉलीथीन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। यहाँ आप पॉलीथीन का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आप मावलिंग नोंग विलेज में स्टे करना चाहते हैं तो आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर होम स्टे के बहुत ऑप्शन है, लेकिन वेज और नॉन वेज का इश्यू यहाँ हमेशा रहता है, क्योंकि एक ही शॉप पर वेज और नॉन वेज सर्व किया जाता है। यह एक बैलेंस रॉक है, यानी संतुलित चट्टान। प्रकृति का यह एक चमत्कारी नजारा है। इस स्थान पर एक विशाल शिलाखंड एक छोटे से पत्थर पर टिका हुआ है। मावलिंग नोंग विलेज से 2 किलोमीटर ड्राइव करके मैं पहुंच गया रिवई गांव, और यहाँ पर है एक लिविंग रूट ब्रिज जो कि बहुत फेमस है। यहाँ पर पार्किंग फीस 10 रुपए है। ब्रिज के लिए हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है, और ये जो लिविंग रूट ब्रिज है ये रिवई में है। रिवई में लिविंग रूट ब्रिज, उसके लिए थोड़ा सा ये ट्रैक करके हमें उस ब्रिज तक जाना पड़ेगा। रिवई लिविंग रूट ब्रिज का ट्रैक बहुत आसान है। इसको बच्चे और बुजुर्ग बहुत आसानी से कर लेते हैं। रिवई लिविंग रूट ब्रिज की टिकट जो है 40 रुपीज़ की है। चलते हैं आगे ट्रैक पे। जंगल के अंदर बहती नदी को पार करने के लिए रबर ट्री से ऐसे पुल के निर्माण किए गए हैं। यह पुल इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि चेरापूंजी और इसके आसपास भारी वर्षा होती है। भारी वर्षा के कारण मानव निर्मित पुल बार बार टूट जाते हैं, इसलिए आदिवासियों ने नदी के किनारों को पार करने के लिए ऐसे पुल बना दिए। रिवई लिविंग रूट ब्रिज एक्सप्लोर करने के बाद मैं आ गया शिलोंग, और इस तरह मेरा ये 6 दिन का मेघालय ट्रिप का टूर कंप्लीट हुआ। वाकई में ये मेरे लिए यादगार सफर रहा। 6 दिन का टूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।